जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर पर। तो आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो आखिर इकोनॉमिक्स क्या है, हम सब विस्तृत चर्चा करेंगे। तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले बात आती है कि इसके जनक कौन है। तो अगर जनक देखा जाए तो इसके जनक हैं एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। तो इसके जो जनक है एडम स्मिथ। तो सबसे पहली बात आती है कि इनको जनक क्यों माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इनने क्या किया था। इनकी एक पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। इनकी एक पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इनकी पुस्तक थी इनकी द वेल्थ ऑफ नेशन। तो द वेल्थ ऑफ नेशन में इन्हें क्या किया था, सबसे पहले लोगों के सामने अर्थव्यवस्था के महत्व को समझाया था, अर्थशास्त्र के महत्व को समझाया था। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ हमारे ये अर्थशास्त्र के जनक हैं, ठीक है। उनकी पुस्तक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इनकी ये पुस्तक है। तो सबसे पहले बात आती है कि अर्थशास्त्र, आखिर अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था। कुछ लोगों के मन में डाउट होता होगा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। आइए हम समझाते हैं। जैसे बात आती है अर्थशास्त्र और फिर बात आती है अर्थव्यवस्था, आखिर ये क्या है। तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र में क्या होता है, हम इस पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या है? शास्त्र। ये क्या है? शास्त्र। शास्त्र क्या है, मतलब ये क्या है, पर्टिकुलर विषय है। ये क्या है? एक विषय है, यानी सब्जेक्ट है। ये क्या है? विषय है। तो ये क्या है? अर्थशास्त्र। ये क्या है, इसमें अगर हम शास्त्र को अलग करें तो ये शास्त्र, और ये क्या एक पर्टिकुलर विषय है। और यहां पर क्या आता है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में अगर हम ये देखें तो ये क्या है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है। यहां पर ये क्या है? सिस्टम है और एक तंत्र है। जैसे यहां पर एक सिस्टम की बात करते हैं, यहां पर एक तंत्र की बात करते हैं। मतलब क्या है, यहां पर थ्योरिकल कंसेप्ट रहते हैं, यहां पर सिद्धांतों की चर्चा होती है, यहां पर सिद्धांतों की चर्चा होती है। और यहां पर सिद्धांतों की चर्चा होती है और उन सिद्धांतों का दैनिक जीवन में व्यवहारिक उपयोग कैसे करना है, तो उन व्यवहारिक उपयोग की, दैनिक जीवन में उपयोग की चर्चा करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब क्या हुआ कि यहां पर विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करते हैं और यहां पर उस सिद्धांतों के उपयोग की चर्चा करते हैं, इसलिए क्या हो गया, यह हो गया अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले बात आती है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या है। तो अर्थशास्त्र की डेफिनेशन लिखिए। अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले बात आती है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा है कि इसके अंतर्गत हम विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा, सिद्धांतों के उत्पन्न होने की चर्चा और सिद्धांतों के उत्पन्न होने वाले कारक, विभिन्न कारकों की चर्चा करते हैं, मतलब इनका अध्ययन करते हैं। जैसे यहां पर विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, यहां पर विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, सिद्धांतों के उत्पन्न होने की चर्चा करते हैं, सिद्धांतों के उत्पन्न होने की चर्चा करते हैं, उत्पन्न होने की चर्चा करते हैं या फिर अध्ययन करते हैं, और उनको प्रभावित करने वाले, सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की चर्चा करते हैं। किसकी? सिद्धांतों के द्वारा प्रभावित होने वाले विभिन्न कारकों की चर्चा करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। और इन सभी सिद्धांतों का अगर व्यवहारिक उपयोग किया जाए, अगर इनका सबका व्यवहारिक उपयोग किया जाए, व्यवहारिक अगर इनका उपयोग करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। तो आप लगता है समझ गए होंगे। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर कहा जाता है कि जब बोलते हैं कि अगर डिमांड बढ़ती है, इसको लिख लीजिए और इसके आप बराबर नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि इसकी क्लास होगी करीब 70, 75 या 80 की 90 क्लास हो सकती है और आपको बेसिक से होकर एडवांस तरीके से समझाया जाएगा। तो आप इसके बराबर नोट्स बनाते जाइए। तो अगर हम चर्चा करें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, तो ये क्या है? अर्थव्यवस्था है। ये क्या है? अर्थव्यवस्था, ठीक है। ये समझ गए होंगे। आइए हम शुरू करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप देख रहे होंगे डिमांड। जैसे एक बात आती है डिमांड, कि
हम बोलते हैं कि डिमांड अगर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। इसको हम साफ करके बता रहे हैं। जैसे बोला जाता है, एक सिद्धांत है कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। अगर डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये क्या है, एक सिद्धांत है। ये क्या है, एक सिद्धांत है। ये क्या है, एक सिद्धांत है। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम दैनिक यूज में कैसे बताएंगे? तो आइए हम देखते हैं। जैसे कोई मार्केट है, मान लो ये एक मार्केट है, एक मंडी है, मार्केट है। मार्केट में किसी चिंटू की दुकान है, चिंटू या मिंटू कोई भी हो, इसी चिंटू की दुकान है, ठीक है। अगर मार्केट में अगर ये कोई चिंटू है, ये चिंटू की दुकान है, तो फिर क्या है, इसके पास मान लो 5 मोबाइल हैं। क्या है, 5 मोबाइल हैं। इसके पास 5 ही मोबाइल हैं। कितने? 5 मोबाइल हैं, ठीक है। जब 5 ही मोबाइल है, फिर क्या हुआ कि एकदम से किसी ने बताया कि अरे ये मोबाइल तो बहुत अच्छे हैं, मतलब इतने बढ़िया मोबाइल हैं कि इसको लेके जिंदगी सतर जाएगी, इतना बढ़िया मोबाइल है। तो फिर क्या करेंगे, सभी लोग इसको लेने आ जाएंगे। जब इसको लेने आ जाएंगे, फिर क्या होगा, जैसे ही सभी लोग इसको लेने आ जाएंगे, तो मान लो इसका प्राइस था पहले 10,000 रुपये, ठीक है। और लेने लोग आ गए 1,000, 100 लोग आ गए लेने के लिए, 100 लोग लेने के लिए आ गए। तो अगर मान लो इसका 10,000 रुपये प्राइस था, तो उनमें से कोई अगर आदमी आया, बोला कि नहीं हमें तो एक काम करो, ये मोबाइल दे दो, हम तो आपको 11,000 रुपये दे रहे, हम तो आपको 11,000 रुपये दे रहे, हमें मोबाइल दे दो। फिर दूसरा वाला है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम आपको दे रहे हैं 15,000 रुपये, हमें 15,000 रुपये का मोबाइल दे दो। तो फिर क्या होगा, दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, नहीं नहीं गलत कर रहे आप लोग, हमें एक काम करो, आप 20,000 रुपये का मोबाइल दे दो, लेकिन हमको ये मोबाइल चाहिए ही चाहिए है, ये मोबाइल चाहिए है, हमको ये मोबाइल दे दो। फिर क्या होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा कि 10,000 रुपये का प्राइस था, वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 20,000, 30,000, 40,000, मतलब 1,000, 1,00,000 तक भी पहुंच जाएगा इसकी रेंज। तो क्या हो जाएगा कि अगर डिमांड बढ़ी, अगर डिमांड बढ़ेगी, तो फिर क्या हो जाएगा, जो प्राइस है यानी जो मूल्य है यानी कीमत है, कीमत बढ़ जाएगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो इनकी क्या है, कीमत बढ़ जाएगी, इनका प्राइस बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। तो अर्थशास्त्र की क्या सिद्धांत, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हुई कि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, इसके अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या करते हैं, अर्थशास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा, सिद्धांतों के उत्पन्न होने की चर्चा और सिद्धांतों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की चर्चा करते हैं। और अगर उन सिद्धांतों का जब व्यवहारिक उपयोग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, इसकी एक और परिभाषा है, इसकी एक और परिभाषा, उसको लिखिए। इसका एक और परिभाषा देखे जाए, इसकी एक और परिभाषा है, तो इसकी एक और परिभाषा लिखिए। जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की एक और परिभाषा है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग आदि की अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या सेवाओं के उपयोग जैसे अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तु और सेवाओं के उपभोग की चर्चा, उनके उत्पादन की चर्चा, उनके वितरण आदि इन सब का अध्ययन किया जाता है। और साथ में मुद्रा के प्रवाह का भी अध्ययन किया जाता है कि मुद्रा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और इसका मार्केट में क्या इफेक्ट करता है, इसके साथ ही ये क्यों जरूरी है, हम इन सब की चर्चा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या हो गया, अर्थशास्त्र समाज विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग आदि का अध्ययन करते हैं और साथ ही मुद्रा के प्रवाह का भी अध्ययन करते हैं कि मुद्रा कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है और इसका उपयोग क्या है और विभिन्न चीज़ों को ये कैसे प्रभावित करता है, मार्केट में किस प्रकार अपना प्रभाव छोड़ती है। तो हम इन सब का अध्ययन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र। और फिर बात आती है अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था एक सिस्टम है या एक तंत्र है जिसके अंतर्गत हम सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। एक ऐसा सिस्टम है, अर्थव्यवस्था क्या है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है जिसके अंतर्गत
सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। और हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का जब व्यावहारिक उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का जब व्यावहारिक उपयोग कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। इसे हम क्या बोल देते हैं, अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। तो सबसे पहले बात आ जाए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र की कितने प्रकार हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसकी कितनी शाखाएं हैं। आइए हम देखते हैं शाखाएं। इसके बाद प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। अगर हम इसकी शाखाओं की बात करें तो इसके ब्रांच कितने हैं, जैसे अर्थशास्त्र, इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं। एक है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र। फिर दूसरा क्या हुआ, इसका दूसरा टाइप है व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि मतलब क्या हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और व्यष्टि मतलब क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो, इसके आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बृहद क्षेत्र में। ये क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। मतलब यहां पर जब हम किसी सरकार की आय और व्यय, गरीबी, रोजगार, मुद्रास्फीति आदि इन सब की चर्चा करते हैं, मतलब यहां पर बात करते हैं सभी को मिलाकर। जैसे मान लो ये कोई एक देश है, अगर ये कोई देश है, कोई राज्य है, तो हम सबकी किसी सरकार की, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या पूरे वर्ल्ड हो, तो जब हम किसी सरकार की आय, व्यय, गरीबी, रोजगार, बीमारी, भुखमरी इन सब की जब चर्चा करते हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। उसे हम क्या बोल देते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। और फिर बात आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि जब हम किसी फर्म या कंपनी, इसका उत्पादन कितना हो रहा है, इसका टर्नओवर क्या है, मतलब उन सबकी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब छोटा रूप में। अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये अगर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी फर्म या कंपनी इन सब की चर्चा करते हैं कि इस कंपनी में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, कितनी यहाँ पर डिमांड है, और यहाँ पर कर्मचारियों कैसे यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। तो हम इन कंपनी की, यहाँ पर पर्टिकुलर व्यक्ति का चर्चा करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे अभी हमने बताई थी अर्थशास्त्र की परिभाषा के क्या है, सिद्धांत और उनके सिद्धांत का उपयोग। तो इसमें एक चीज आती है, जैसे मैं एक चीज भूल गया था, जैसे आता है अर्थशास्त्र। अगर ये अर्थशास्त्र है, अगर ये अर्थशास्त्र है, अगर ये अर्थशास्त्र है, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा, अर्थव्यवस्था हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि अगर ये कोई सब्जेक्ट है, अगर ये कोई सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र कोई सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट का छोटा सा भाग है क्या, अर्थव्यवस्था। इसका हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। इसके क्या हम बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। उसको बोलते हैं इकोनॉमी। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे बोलते हैं हम इकोनॉमी। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम इसकी आगे बात करते हैं। हम कहते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अगर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करें तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, आइए हम चर्चा करते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था के हम दो प्रकार से देखते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें तो इसके हम दो प्रकार से देखते हैं। जैसे इसके दो प्रकार हैं। सबसे पहले बात आती है कि सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर, राज्य या सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर, राज्य या सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर। और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है विकास के आधार पर। राज्य या सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर, और दूसरा होता है विकास के आधार पर। तो राज्य या सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर, इसका मतलब क्या है, दूसरा क्या होता है, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। तो इसका मतलब क्या है, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है
कि सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर, तो इसके 3 प्रकार होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे आपने सुना होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। फिर इसका दूसरा प्रकार होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। फिर तीसरा होता है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो यहां पर हम देखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि इसमें क्या होता है सरकार का हस्तक्षेप नगण्य रहता है। मतलब इसमें क्या होता है राज्य सरकार की भूमिका नगण्य होती है। मतलब सरकार का हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप नगण्य रहता है। यहां पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब यहां पर पूरी पूंजीपति ही पूरा चलाते हैं सिस्टम को। तो इसे क्या बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहां पर राज्य सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है। और यहां पर इसका लक्ष्य क्या होता है, इनका टारगेट होता है, इनका लक्ष्य क्या होता है, इनका लक्ष्य रहता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। मतलब इनका लक्ष्य क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। जैसे अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट है, तो इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना इनका टारगेट रहता है। और इसमें क्या होता है जब मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करेंगे तो फिर इसमें कंपटीशन भी बढ़ेगा। इसमें क्या होता है कंपटीशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है प्रतिस्पर्धा भी होती है कि नहीं हमको भी अच्छा सामान देना है, हमको भी अच्छा सामान देना है। तो इसमें क्या है जैसे मान लो एक मार्केट है, इसको एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे अगर मान लो एक मार्केट है, मार्केट में 10 व्यापारी हैं, 10 व्यापारी हैं, ठीक है। अगर ये मार्केट है, मार्केट में 10 व्यापारी हैं, चिंटू मिंटू गोलू मोलू जितने भी हैं सभी यहाँ पे व्यापारी हैं। वो क्या कर रहे हैं सामान को बेच रहे हैं। तो बात आती है कि ये क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो इसमें क्या होगा इन सबका उद्देश्य होगा अधिकतम लाभ कमाना। इनका उद्देश्य क्या होगा अधिकतम लाभ कमाना। वो लाभ कब कमा पाएंगे जब यहाँ पर इनके पास ग्राहक आएंगे। ग्राहक कब आएंगे जब यहाँ पर सामान अच्छा देंगे, अच्छी क्वालिटी का सामान देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा अच्छी क्वालिटी का सामान देंगे तभी यहाँ पर इनके पास ग्राहक आएंगे। फिर से क्या होगा इससे ये प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पर चीज़ों की गुणवत्ता यानी क्वालिटी सही हो जाती है, यहाँ पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है सरकारी हस्तक्षेप नगण्य रहता है। और यहाँ का लक्ष्य क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना रहता है। और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना रहता है और साथ में इसमें बहुत कंपटीशन होता है। कंपटीशन के साथ इसमें यह हो जाता है कि यहाँ पर क्वालिटी का इंप्रूवमेंट हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है लेकिन इसमें एक और इफेक्ट रहता है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक और चीज़ हो जाती है जैसे कालाबाजारी। अब ये कालाबाजारी ब्लैक मार्केटिंग क्या है, कालाबाजारी। अब ये कालाबाजारी क्या है आइए समझते हैं। जैसे एक मार्केट है, जैसे एक मार्केट है, यहाँ पर यही देख लेना जैसे एक मार्केट है, ठीक है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मार्केट है। तो यहाँ पे क्या है बहुत सारे व्यापारी हैं और यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, यहाँ पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मार्केट है, यहाँ पर बहुत सारे गेहूँ हैं, इनके पास गेहूँ है, पूरा मार्केट इन्हें सोख लिया है। 10 लोग हैं चिंटू मिंटू गोलू मोलू, ये सब लोग हैं जो क्या पूरे गेहूँ को रखे हैं। फिर ने क्या कर दिया एक तय कर दिया, सरकार तो यहाँ पर कुछ नहीं बोल रही है, तो इन लोगों ने क्या कर दिया जो गेहूँ है गेहूँ का सप्लाई पहले रोक दिया। फिर क्या होगा हमने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो उन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सप्लाई को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सप्लाई भी यहाँ पर हमको डालनी पड़ेगी। जैसे क्या होता है जैसे मार्केट में गेहूँ है 1000 क्विंटल गेहूँ है और सब इन्हीं लोगों ने सोख के रख लिया और बोला कि हम निकालेंगे नहीं। फिर क्या हो जाएगा जब डिमांड बढ़ जाएगी तो इनके प्राइस बढ़ जाएंगे, जब प्राइस बढ़ जाएंगे तब ये निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं रहता है, मतलब उसमें कालाबाजारी होती है। कालाबाजारी होने के बाद वस्तुओं का प्राइस बढ़ जाता है। तो हमने ये सीखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके क्या नुकसान है। और इसमें क्या होता है मूल्य का प्रवाह का भी पता नहीं चलता है। क्या है मूल्य का प्रवाह कहाँ हो रहा है कैसे हो रहा है जैसे पता नहीं चल रहा है। अरे भाई ये इतना अमीर कैसे हो गया, इतना गरीब कैसे हो गया। मतलब जैसा अगर मान लो कोई व्यापारी है उसकी संपत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है,
बहुत ज़्यादा संपत्ति बढ़ती जा रही है, तो क्या हुआ, पता नहीं चलता कि है उसकी संपत्ति बढ़ कैसे रही है, क्योंकि कालाबाजारी कर रही है, कालाबाजारी हो रही है। और यहाँ पर क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कि आय की असमानता बढ़ जाती है। यहाँ पर आय की असमानता, यहाँ पर आय की असमानता बढ़ती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर आय की असमानता बढ़ती है। जैसे जो गरीब है गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है अमीर होता जा रहा है, मतलब यहाँ पर ये परेशानियां हैं। फिर यहाँ पर बात आती है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था। अभी हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप न, सरकार की बहुत भूमिका होती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये नियंत्रित या योजनागत अर्थव्यवस्था बोलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? नियंत्रित या योजनागत अर्थव्यवस्था बोलते हैं। मतलब उत्पादन, उपभोग, वितरण, इन सब पर सरकारी हस्तक्षेप रहता है। मतलब सरकार की भूमिका बहुत रहती है, जैसे पूरा ही लगभग नियंत्रण रहता है। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? नियंत्रित। इसको हम क्या बोलते हैं? नियंत्रित या योजनागत अर्थव्यवस्था। नियंत्रित या योजनागत अर्थव्यवस्था। नियंत्रित या योजनागत अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी फर्म का, किसी कंपनी का, किसी देश का उत्पादन कितना होगा, उसका वितरण कितना होगा, और उसका कंज्यूम कितना होगा, और इसके बाद वहाँ की डिमांड कैसे रहेगी, और उसके बाद हर चीज़ में सरकारी हस्तक्षेप रहेगा। मतलब सरकार ही तय करेगी कि वहाँ पर कितना उत्पादन होना है। जैसे मान लो आप अभी अगर देख रहे होंगे तो आपको अगर मोबाइल चाहिए तो मोबाइल खरीद लेंगे, पैसे दो मोबाइल खरीद लिया। या फिर आपने कोई मकान खरीदना, मकान खरीद लिया। जैसे आपने एक मकान खरीदा, मान लो एक घर हो गया, ठीक है, आपको एक घर चाहिए तो एक घर खरीद लेंगे, ठीक है। अभी देख रहे होंगे आपको घर चाहिए तो आप पैसे देंगे और आप एक घर खरीद लेंगे। लेकिन ये कब होता है? ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि आपको जब कोई सामान चाहिए आपको मिल जाएगा। लेकिन जब समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है तो यहाँ पर उत्पादन, उपभोग पर पूरा नियंत्रण होता है सरकार का। यहाँ पर क्या होता है, जैसे घर, तो सरकार ये देखेगी कि आपके पास अगर पहले से घर है तो ये लेकर क्या करोगे आप? मरना है क्या? जब मर जाओगे तो नंगे आए थे नंगे ही जाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। तो घर का क्या करोगे? एक ही घर ले लिया बस चलते रहो। तो मतलब ये है, यहाँ पर उत्पादन, उपभोग पर पूरा नियंत्रण रहता है सरकार का। तो ऐसे हम क्या बोलते हैं? सरकारी, यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जन कल्याण की भावना रहती है। मतलब इसमें क्या होता है कि अधिकतम कल्याण पर आधारित होता है कि यहाँ पर सभी का कल्याण हो। यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सभी का कल्याण हो। मतलब इसमें ये देखते हैं कि कल्याण सभी का हो जाए, कोई भी आदमी ऐसा ना रहे कि मतलब सुविधाओं से वंचित रह जाए। तो यहाँ पर ये नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पर सभी का कल्याण हो जाए। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? इसका एक नुकसान ये है कि जैसे कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि अगर इनका व्यापारियों का अगर लाभ नहीं है, अगर इनका प्रॉफिट नहीं है, तो फिर क्या होगा? कंपटीशन यानी मोटिवेशन अगर कम होगा। जैसे मान लो अगर हम बोल दें कि आप पढ़िए, आपको बस पढ़ना है, आपको कुछ नहीं होगा, टेस्ट निकलेगा नहीं, टेस्ट की वैकेंसी भी नहीं हो रही है, और आपको पढ़ना है, या फिर आपको मजदूरी करनी है, आपको कुछ नहीं देंगे, तो इसमें क्या होगा? मोटिवेशन ही नहीं होगा। इसमें क्या होगा? कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। जब अगर कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? कंपटीशन भी नहीं रहेगा। अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कंपटीशन भी नहीं होगा, ठीक है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जब मोटिवेशन नहीं होगा, कंपटीशन भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? जो नागरिकों को सुविधाएं हैं, सुविधाएं भी कम मिलेगी। यहाँ पर जो नागरिकों को सुविधाएं हैं, सुविधाएं भी कम मिलेगी, और साथ में क्वालिटी हो जाती है, क्वालिटी भी गिर जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रभाव पड़ जाते हैं। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसके ये प्रभाव पड़ जाते हैं। क्या होता है कि अगर यहाँ पर ये सभी का कल्याण पर आधारित होती है, ये नियंत्रण या योजनागत अर्थव्यवस्था होती है। और यहाँ पर इसका नुकसान क्या होता है कि अधिकतम यहाँ पर लाभ की मनोकामना नहीं होती है, बल्कि सभी का कल्याण हो, इस पर ये ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं होता है, और साथ में कोई कंपटीशन नहीं रहता है। जब कंपटीशन नहीं होगा तो क्या हो? तो नागरिकों को सुविधाएं भी कम मिलेंगी, सुविधाओं के साथ
इसमें क्वालिटी भी दे जाएगी। तो यहाँ पर हमको ये देखने पर यहाँ पर ये समझ में आ रहा है। हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखो अभी हमने क्या देखा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, हम देख रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए हम मिश्रित अर्थव्यवस्था देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हाँ, तो अगर हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब चूंकि हम समझते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, अब ये क्या है आइए हम समझते हैं। जैसे कहा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था 1990 तक ये कैसी थी, ये भारत की अर्थव्यवस्था है, ये भारत की अर्थव्यवस्था है। सॉरी इनका एग्जांपल देना भूल गया। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जांपल क्या हो गया, अमेरिका, कनाडा की अर्थव्यवस्था, कनाडा की अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो गए। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे आप देख रहे होंगे, समाजवादी जैसे दक्षिण कोरिया, यहाँ पर सरकार ही सब कुछ तय करेगी कि आखिर तुम्हारा उत्पादन कितना होगा, सप्लाई कितनी होगी। तो मतलब सरकार ही पूरा तय करती है कि किसी को कितना बांटना है, किसने कितना देना है, किसकी ज़रूरत कितनी है। फिर आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब क्या हो रहा है कि जैसे 1990 के पहले, अगर 1990 के पहले अगर देखा जाए तो भारत में क्या है, दोनों है, पूंजीवादी भी है और समाजवादी। मतलब मिश्रित में क्या होता है, मिश्रित में पूंजीवादी भी रहती है, पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण होता है, पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण रहता है। तो भारत में क्या था, 1990 के पहले भारत ने पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण ही अपनाया। तो अगर देखा जाए 1990 के पहले क्या था, 1990 के पहले यहाँ पर समाजवादी लक्षण ज़्यादा थे, अपेक्षाकृत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर समाजवादी लक्षण ज़्यादा थे, मतलब करीब 70 से 75%, यहाँ पर किसी बुक में 70 किसी में 75 है। तो 70-75% समाजवादी लक्षण थे और पूंजीवादी यहाँ पर लक्षण थे करीब 25 से 30% यहाँ पर पूंजीवादी लक्षण थे। लेकिन फिर क्या हो गया 1990 के बाद, क्या हुआ, 1990 के बाद क्या हुआ, जो समाजवादी लक्षण क्या हो गया, ये करीब 25 से 30% हो गए। और जो पूंजीवादी लक्षण है, समाजवादी लक्षण है, 25 से 30% हो गए। और जो पूंजीवादी लक्षण है वो करीब 70 से 75% हो गए, 70 से 75%। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सरकार की भूमिका तो रहेगी लेकिन कंट्रोल में रहेगी, सरकार की भूमिका रहेगी लेकिन कंट्रोल में रहेगी। जैसे आप देख रहे होंगे कोई मार्केट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको बहुत मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि समझ लो कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से देखेंगे इसको। जैसे मार्केट है, मार्केट में चिंटू है, मिंटू है, गोलू है, मोलू है, बंटी है, संटी है, चुन्नू है, मुन्नू है, और जो भी है व्यापारी हैं, इतने सारे व्यापारी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, मार्केट में बहुत सारे गेहूं है, जैसे अनाज है, ठीक है, इन लोगों ने कार्टेल बना लिया और बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, हम सप्लाई रोक देंगे। जब सप्लाई रोक देंगे तो फिर क्या होगा, जब सप्लाई रोक देंगे तो उससे क्या होगा कि चीज़ों के प्राइस बढ़ने लगेंगे। अगर सप्लाई रोक दिया तो क्या डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो उनको चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे। जब प्राइस बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगा। जैसे अभी देख रहे होंगे गेहूँ करीब 25 रुपये किलो होगा, 25 रुपये किलो पर के जी, 25 रुपये पर के जी यहाँ पर गेहूँ का प्राइस है अगर, ठीक है। तो इसमें अगर सभी लोगों ने कार्टेल बना लिया और प्राइस बढ़ा जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 50 रुपये किलो हो जाएगा, 50 रुपये किलो हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे और प्राइस बढ़ा देंगे। मतलब क्या है, अगर सरकार की भूमिका नहीं रहेगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। तो सरकार क्या करेगी, सरकार का एक होता है पीडीएस सिस्टम, मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो एमएसपी का गेहूँ खरीदते हैं फिर एफसीआई के गोदाम में रखते हैं, तो वही वाला गेहूँ है, उसको यहाँ पे रख लिया, तो पीडीएस सिस्टम में उसको बढ़वा दिया। तो फिर क्या हुआ, 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल, जब ऐसा बढ़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लोगों को खाने को मिल जाएगा। तो फिर इन लोग का मोटिवेशन जो है प्राइस बढ़ा रहे थे वो सब भूल जाएंगे, क्योंकि लोगों को खाने के लिए मिल रहा है, गरीब लोगों को ये क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे। और इसके साथ जो मंडी है, मंडी में एक व्यापारी अपना खड़ा कर देंगे और कहेंगे लो तुम बेचो, तो यहाँ पर ये लोग क्या करेंगे, लो 20 रुपये किलो बेच देंगे। मतलब ये सोच रहे थे कि 25 किलो से 30 रुपये किलो कर दें, 50 रुपये किलो कर दें। लेकिन मार्केट में क्या हो गया, सरकारी आदमी आया
उसने क्या कर दिया, 20 रुपये किलो दे दिया। पीडीएस में जो गरीब लोग हैं उनको 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो दे दिया, और मार्केट में अपना आदमी बैठा दिया, उसको बोल दिया कि नहीं अब तुम एक काम करो, 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, ऐसे गेहूँ बांटो। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि जो महंगाई है, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। इसको जो महंगाई है, महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। तो हमने देखा, क्या देखा अभी हमने, सरकार या राज्य या सरकार के हस्तक्षेप के आधार पर हमने 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। कितनी देखी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम देख रहे हैं क्या, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। एक होती है अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था। तो आखिर ये क्या है, आइए हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का आपको पता होगा। पहले हम चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। जैसे आप हेडिंग डाल लीजिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये विकास के पहले एक टॉपिक समझाना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के यहाँ पे क्षेत्र। हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र अभी हम इस शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी अगली क्लास में इनको डिटेल में बताएंगे। जैसे आता है प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, कृषि या खनन, कृषि खनन आदि से जुड़े हुए क्षेत्र क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। कृषि खनन आदि से जुड़े हुए क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। और फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र, यानी प्राइमरी। प्राथमिक क्या था, प्राइमरी, ठीक है। फिर आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र जो होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र यानी जब इनका मैन्युफैक्चर कर देंगे। जैसे आपके पास गेहूं आ गए, अब किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां से बिस्किट बनेगा। जब बिस्कुट बनेगा तो उसमें क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मशीनों का द्वारा काम हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, द्वितीयक क्षेत्र यानी विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है, विनिर्माण उद्योग वगैरह ये सब होगा। इसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र वो हो जाएगा जैसे सर्विस सेक्टर। ये क्या होता है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या होता है, जैसे सामान तो यहाँ पे बन गया, फिर उसको कौन ले जाएगा, तो यहाँ पर कोई वो आएंगे, गाड़ी वाले आएंगे, वो यहाँ से सामान ले जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन वाले हो गए, व्यापारी लोग हो गए, और उसके बाद जो किराने व्यापारी होगा, तो ये क्या है, सप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, ये क्या सर्विस सेक्टर हो गया। तो प्राथमिक क्षेत्र ये क्या, कृषि और खनन से जुड़े हुए लोग। विनिर्माण क्षेत्र क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। और सर्विस सेक्टर क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र यानी जो सेवाएं देते हैं, यानी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, किराने की दुकान हो गई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये भी सर्विस हो गई। और एक चौथा क्षेत्र भी होता है, और एक पंचम क्षेत्र भी होता है। चौथा क्षेत्र क्या होता है, मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्र, यानी जब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो वो हो जाएगा चौथा क्षेत्र। और पंचम क्षेत्र क्या होता है, मतलब नीति निर्धारक क्षेत्र होता है। पंचम क्षेत्र क्या होता है, जो पंचम क्षेत्र होता है, पंचम क्षेत्र वो होता है जो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कलेक्टर हो गया, या फिर किसी कंपनी का मालिक ही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये पंचम क्षेत्र में आ जाएगा। तो हमने ये देखा प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, चौथा और पंचम। तो हम कुल मिला के आज देख रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या होता है, विकास के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। विकास के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले होती है अल्प विकसित। कौन कौन सी है, जैसे अल्प विकसित। विकास के आधार पर कौन कौन सी है, अल्प विकसित, अल्प विकसित। विकास के आधार पर 3 प्रकार के, जैसे अल्प विकसित, फिर होता है विकासशील। कौन कौन से है, विकासशील, अल्प विकसित, विकासशील। फिर तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार है अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कैसे बोलते हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था उससे बोलते हैं जहां पर
प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर एक जैसे किसी देश की आय है, उसको हम जीडीपी में नापते हैं, जीडीपी। अब ये क्या होता है हम इसको आगे बताएंगे, जैसे बहुत सारी वीडियो आएंगी, बहुत सारी क्लास होंगी, तो मैं आपको बताएंगे जीडीपी आखिर मतलब क्या है। तो अगर किसी देश की अगर जीडीपी में, किसी देश की जीडीपी में, अगर किसी देश की जीडीपी में जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका बहुत ज़्यादा हो, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका बहुत ज़्यादा हो कंपेरिजन टू द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन कच्चा माल है, कृषि हो रही है, खनन हो रहा है, कच्चा माल है। वहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र है ही नहीं है। मतलब जो आय है यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कोई फैक्ट्री भी नहीं होगी, वहाँ पर कोई फैक्ट्री भी नहीं रहेगी, ठीक है, फैक्ट्री भी नहीं होगी। इसके अलावा वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी भी वहाँ पर बहुत कम होगी। फिर वहाँ पर विकास भी बहुत कम होगा, विकास भी बहुत कम होगा, मतलब वहाँ पर विकास नहीं हो पाएगा। तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो अल्प विकसित में है। मतलब अगर मान लो क्या हुआ, अगर 100 रुपये है, अगर मान लो 100 रुपये, कोई देश अगर 100 रुपये कमाता है तो 100 रुपये में से 50% से ज़्यादा कृषि क्षेत्र से आ रहा है या खनन क्षेत्र से आ रहा है, प्राइमरी सोर्स से आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं हम अल्प विकसित। फिर दूसरी बात आती है विकासशील। विकासशील क्या होता है, जैसे अल्प विकसित, फिर आता है विकासशील। विकासशील क्या होता है, विकासशील का मतलब यह है जहां पर जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर इसकी भूमिका कम हो रही हो, प्राइमरी सेक्टर की भूमिका कम हो रही हो, और जो सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, इसकी भूमिका बढ़ रही हो। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसकी भूमिका कम हो रही हो, और जो द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, इसकी भूमिका बढ़ रही हो। तो इसमें क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 रुपये जैसे प्राथमिक क्षेत्र है उसकी भूमिका कम होती जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उत्पादन कम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पहले वो जीडीपी का 100 रुपये से 50 रुपये ये कमा रहा था कृषि से, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये विकासशील हो गया। अगर मान लो विकासशील हो गया तो ये कितना 1000 रुपये कमा रहा है। 1000 रुपये में से करीब 15%, अगर 15% भी अगर कमा रहा है तो कितना, 15% जीडीपी का प्राथमिक क्षेत्र से कमा रहा है, मतलब कृषि खनन से कमा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 150 रुपये कमा रहा है 15%। तो 150 रुपये, अब यहाँ पर देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, यहाँ 50 रुपये, कुल मिलाकर 50 रुपये कमा पा रहा था, और पूरा विकास भी नहीं हो पा रहा, फैक्ट्री भी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विकासशील में क्या हो रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका कम हो गई, द्वितीय क्षेत्र की भूमिका यहाँ पर बढ़ गई, मतलब परसेंट जीडीपी में परसेंट बहुत कम हो गया। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, ये संक्रमण है। और फिर आता है विकसित अर्थव्यवस्था। तो विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकसित अर्थव्यवस्था वो होती है जहाँ पर जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत ही कम हो, जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान बहुत ही कम हो, करीब 5%। जो प्राथमिक क्षेत्र है वो करीब 5% से भी कम, क्योंकि वहाँ पर विकास बहुत पहले हो गया। प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या हो, यहाँ पर विकास 1920, 30, 40, 50, मतलब 1900 बहुत पहले हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ पर विकासशील देश, विकासशील देश वो हो गया था, वो होता है जहाँ पर औद्योगिक क्रांति बहुत पहले आ गई थी, उद्योग वगैरह बहुत पहले लग गए थे 1950 के समथिंग, उसके पहले। तो यहाँ पर क्या हो, विकासशील देश हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और रहती है, द्वितीयक क्षेत्र। जो द्वितीयक क्षेत्र होता है और तृतीयक क्षेत्र रहता है, तृतीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र इन दोनों की भूमिका बहुत ज़्यादा रहती है। प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका कम, जबकि द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब सर्वे सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये बहुत कम यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या हो गया, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका, कनाडा की अर्थव्यवस्था, ठीक है, रूस की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। विकासशील का तो एग्जाम्पल ये भारत ही है, ये क्या हो जाएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था।
फिर आता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। किसी देश की अगर जीडीपी में योगदान अगर प्राथमिक क्षेत्र का ज़्यादा हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब समझ गए होंगे। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको पढ़िए और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं कपिल सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर पर। हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कुछ बेसिक शब्दावलियां और इसके कुछ प्रकार देखे थे, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये देखा था। अर्थव्यवस्था की हमने परिभाषा देखी थी, अर्थशास्त्र की परिभाषा देखी थी। फिर हमने इसके अर्थव्यवस्था के प्रकार देखे थे कि अर्थशास्त्र के प्रकार कौन कौन से हैं। फिर हमने इसके दो प्रकार देखे थे, अर्थशास्त्र के हमने दो प्रकार देखे थे। एक था यहाँ पर सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर और दूसरा था विकास के आधार पर। एक प्रकार क्या था, सरकार या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर और दूसरा था विकास के आधार पर। तो हमने ये देखा था। तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर गेट या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम देखते हैं अर्थव्यवस्था के दो प्रकार। तो हमने कल देखा था अर्थव्यवस्था के दो प्रकार में, सरकारी या राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमने ये देखा था। फिर हमने देखा था विकास के आधार पर। विकास के आधार पर तीन प्रकार की थी। एक तो थी यहां पर अल्प विकसित, अल्प विकसित के बाद फिर हमने दूसरा प्रकार देखा था विकासशील, यहां पर विकासशील, और विकासशील के बाद हमने देखा था विकसित। तो हमने तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी थी, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या थी? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वो थी जहां पर जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका जीडीपी में, जो प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका बहुत ज्यादा हो तो क्या था, अल्प विकसित। अगर जीडीपी में अगर प्राथमिक क्षेत्र की यहाँ पर भूमिका, जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अगर बहुत ज्यादा हो कंपेरिजन टू द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की जगह पर, मतलब प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका बहुत ज्यादा हो। जैसे प्राथमिक क्षेत्र क्या था, हमने आपको बताया था, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, तो ये क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। अगर इनकी भूमिका अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से ज्यादा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम अल्प विकसित। फिर हमने देखा था दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या था कि अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए, जीडीपी में अगर प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका, जो प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका है वो बढ़ जाए, प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अगर घट रही हो, तो प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अगर घट रही हो और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की भूमिका अगर बढ़ रही हो तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, विकासशील अर्थव्यवस्था। प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका अगर घट रही हो और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। अब इसको हम कैसे समझते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे भारत का ही एग्जाम्पल है, अगर हम भारत में देखें तो 1950 के समथिंग हमारा जीडीपी का करीब 50% कंट्रीब्यूशन था यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का। 1950 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब 1950 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, 47 में आज़ाद हुआ था, लेकिन जब 1950 की बात करते हैं तो उस समय पर हमारा जो जीडीपी में अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा योगदान किसका था, प्राथमिक क्षेत्र का था। और जो सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्र है, मतलब तीसरा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र, उसकी भूमिका बहुत कम थी। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, आज के ज़माने में जो जीडीपी है, जीडीपी में करीब 15% कंट्रीब्यूशन ले गया है, 15%। और सर्विस सेक्टर है और जो तृतीय क्षेत्र है या फिर द्वितीय क्षेत्र है, इनकी भूमिका यहाँ पर बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर कैसे देखते हैं, जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर कोई देश विकासशील है, जैसे भारत है, तो भारत पहले जो अल्प विकसित था, अल्प विकसित कैसे, जैसे यहाँ पर मान लो पहले 100 रुपये कमा रहा था, पहले भारत 100 रुपये कमा रहा था, तो 100 में से 50 रुपये से ज़्यादा करीब प्राथमिक क्षेत्र से आ रहा था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है, आज की ये कंडीशन है कि अगर भारत 1000 रुपये कमा रहा है, 1000 रुपये में से करीब 15% यानी 150
मतलब उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन कंट्रीब्यूशन कम हो गया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था। फिर हम देख रहे हैं विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था हमने देखा था कि अगर जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका 5% से भी कम हो और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अगर बढ़ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था। और ये देश ऐसे हैं जो 1930, 40, 50 में औद्योगिक क्रांति आ गई थी, मतलब बहुत पहले इनमें औद्योगिक क्रांति आ गई थी। तो हमने ये देखा विकासशील, विकसित और यहाँ पर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, तो हमने ये देखा। अब क्या हो रहा है, जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक ने 2019 में विकासशील और विकसित, अल्प विकसित जो परिभाषा होती हैं, इनकी श्रेणी होती है, उनको समाप्त कर दिया। जो विश्व बैंक होता है, विश्व बैंक, उसने क्या कर दिया कि जो विकासशील है, विकसित है और अल्प विकसित है, तो इनकी श्रेणी ही समाप्त कर दी और बोला कि नहीं, अब ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको अलग प्रकार से बांटेंगे। उन्होंने क्या किया, जो अगली बार ने डाटा दिया था, जो अंतिम बार डाटा दिया था 1 जुलाई, जो अंतिम बार डाटा दिया था 1 जुलाई 2020 को इन्हें अंतिम बार डाटा दिया था और बोला था कि 31 यहाँ पर 30 जून 2021 तक ये मान्य होगा, 30 जून 2021 तक मान्य होगा। और फिर इन्हें क्या बताया, इन्हें ये बताया कि जो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं, विकास के आधार पर जो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, फिर आता है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था और उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, और फिर आता है यहाँ पर उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। तो आइए हम देखते हैं, जैसे विकास के आधार पर, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। पहले यह था, इसको समाप्त कर दिया विश्व बैंक ने। फिर ने क्या किया, अर्थव्यवस्था के 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार कौन कौन से बताए, जैसे 4 प्रकार हैं, जैसे निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, इसके 4 प्रकार हैं। निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, ठीक है, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। फिर दूसरा क्या है, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था के बाद फिर है दूसरा निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। फिर तीसरा है यहां पर उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। और चौथे प्रकार क्या है, चौथा प्रकार हमारा क्या है कि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। कौन सी है, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। तो यहां पर क्या है, उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था, आय वाली अर्थव्यवस्था। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, विश्व बैंक ने इसको कितने 4 प्रकार में बांटा है, कितने 4 प्रकार में बांटा है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, फिर आता है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, फिर आता है उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। तो ये क्या है, ये इनके 4 प्रकार हैं। तो इनके 4 प्रकार में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, तो इन्हें परिभाषित किया है। इन्हें परिभाषित कैसे किया है कि अगर मान लो कोई देश की जीडीपी है, अगर किसी देश की जीडीपी है, जीडीपी में वहां की जनसंख्या से अगर भाग कर दिया जाए तो वहां का पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। मतलब प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ने बताया, क्या बताया, जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम या फिर जो प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बताया कि अगर जो टोटल जीडीपी है, अगर टोटल जीडीपी में वहां की उस देश की जनसंख्या निकाल दी जाए, जनसंख्या से भाग कर दिया जाए, अगर कुल देश की जीडीपी है और जनसंख्या और उसमें जनसंख्या का भाग कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा, पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी, पर कैपिटा इनकम यहाँ पर निकल जाएगी। तो उसके हिसाब से जो निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था है, निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, इसमें क्या था कि अगर इन्होंने बताया क्या किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर 1036 डॉलर से अगर कम कमा रहा हो, अगर कोई देश 1036 डॉलर से प्रति व्यक्ति अगर आय है, अगर किसी व्यक्ति की 1036 डॉलर प्रति व्यक्ति वार्षिक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति एक साल में 1036 रुपए से कम डॉलर से कम कमा रहा है, ये क्या है, डॉलर से कम कमा रहा है या फिर डॉलर से
अगर कम है, अगर किसी की आय, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $1036 $1036 प्रति व्यक्ति से भी अगर कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। लेकिन जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार क्या बोलता है कि अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $1036 से लेकर यहाँ पर, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था, अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर 1036 से लेकर 40-45 तक, अगर 1036 से लेकर 40-45 तक डॉलर तक हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। इसे हम क्या बोलते हैं? निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। फिर अगर जो तीसरा प्रकार होता है, तीसरा प्रकार क्या है? उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या है? इसमें है अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय 40-45 या फिर 40-46 डॉलर से लेकर $12,535 इसके बीच में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। उसे हम क्या बोलते हैं? उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। और चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार क्या बोलता है? अगर किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है 12,535, क्या 12,535 डॉलर से ज़्यादा है, $12,535 से अगर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा, यहाँ पर कम। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $10.36 इससे कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था। मतलब यहाँ पर क्या है? निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, जैसे लोअर इनकम इकोनॉमी। फिर दूसरा है निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, लोअर मीडियम इकोनॉमिक। ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 1036 से लेकर $40-45 के बीच में हो। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $40-46 से लेकर $12,535 के बीच में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था कब बोलेंगे? अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $12,535 से अगर ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। तो हम इसको क्या बोलेंगे? उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था। तो इनने बताया, विश्व बैंक ने, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक है उसने बताया कि जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है 2020 में इनने आंकड़े दिए और बोला कि जो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है कितनी है? 21-20। भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम क्या है? यहां पर है 21-20। जो भारत की पर कैपिटा इनकम है वो है कितनी? 21-20 डॉलर पर ईयर। मतलब ये क्या है? पर कैपिटा इनकम। ये क्या है? पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्या है? 21-20 डॉलर इतनी है। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है? इस हिसाब से जो भारत की जो कैटेगरी है वो है सेकंड वाली। मतलब भारत है, भारत कहाँ पे आता है? दूसरी रैंक पे आता है। यहाँ पर क्या है? भारत है, क्योंकि देख रहे होगे 21-20 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पर करीब आ रहा है, तो मतलब इसके बीच में हो जा रहा है। तो भारत को क्या रखा है इन्होंने? निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था, जो बहुत ही शर्मनाक बात है, तो आइए हम देखते हैं। तो हमने देखा ये विश्व बैंक के विकास के प्रकार, अर्थव्यवस्था के हमने प्रकार देखे। हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। और प्लीज आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि मेरा दावा है कि मेरे नोट्स के अलावा अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो भी आपके यूपीएससी, एमपीपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये क्लास प्री और मेंस के ओरिएंटेड रहेगी। प्री और मेंस के लिए आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से पढ़ते जाएंगे। तो ये हम चर्चा करते हैं क्या? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अगर हम चर्चा करें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, तो अर्थव्यवस्था के हम क्षेत्रक की बात करें तो इसमें क्या आता है? इसके हेडिंग डाल लीजिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के यहाँ पर क्षेत्रक डाल लीजिए, क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसके 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे इसके 3 प्रकार कौन कौन से हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। जैसे इसका पहला प्रकार क्या है? आर्थिक गतिविधियों के आधार पर।
आर्थिक आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, गति पहला प्रकार है इसका आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, आर्थिक गतिविधि के आधार पर इसका पहला प्रकार है। फिर दूसरा यहां पर क्या है, यहां पर है संगठन के आधार पर, दूसरा है संगठन के आधार पर। फिर तीसरा यहां पर क्या, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। अगर इसको देखा जाए आर्थिक गतिविधियां मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके आधार पर, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर, और यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, जैसे कौन सा संगठित है या असंगठित है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर है, और यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर यानी ऑनरशिप के आधार पर है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रक होते हैं, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक होते हैं, इनको हमने 3 प्रकार में बांटा है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, संगठन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। अब बात आती है कि आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। आर्थिक गतिविधियां तो ये क्या होती हैं, आर्थिक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनसे अर्थ की प्राप्ति होती है। आर्थिक गतिविधियां कौन होती हैं, आर्थिक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनसे अर्थ की प्राप्ति होती है। बात आती है आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, आर्थिक गतिविधियां ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनसे अर्थ की प्राप्ति होती है, यानी धन की प्राप्ति होती है, अर्थ की प्राप्ति। आर्थिक गतिविधियां वो गतिविधियां होती हैं जिनसे अर्थ की प्राप्ति होती है। तो आर्थिक गतिविधियों में हमने क्या किया, इनके क्षेत्रक बांटे हैं। आर्थिक गतिविधियों के इनके क्षेत्रक के जो प्रकार है वो क्षेत्रक कौन कौन से हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, हमने इसको कल भी डिस्कस किया था। जैसे क्या है प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, अगर हम इनकी गतिविधियां देखें आर्थिक गतिविधियां, तो इसमें आता है क्षेत्रक के आधार पर। तो प्राथमिक जहां से अर्थ की प्राप्ति होती है, और क्षेत्रक 3 प्रकार के होते थे। जो क्षेत्रक थे, क्षेत्रक के कितने 3 प्रकार थे, 3 प्रकार, लेकिन बाद में मॉडर्न एज में क्या कर दिया, अब इसके 5 प्रकार कर दिए हैं। अब क्या है 5 प्रकार हो गए हैं। तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर 5 प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र, ये क्या है प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उसका उपयोग होता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जहां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और उसका दोहन होता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का आधारित, ये क्या है प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित, जो नेचुरल रिसोर्स है उस पर आधारित होता है। जैसे कृषि हो गया, या फिर खनन हो गया, जैसे खदान में काम करते हैं तो खनन हो गया, ठीक है। खनन के बाद फिर क्या हो जाएगा, खनन के बाद जैसे मछली पालन, जैसे फिशरीज हो गया मछली पालन, ठीक है। मछली पालन के बाद फॉरेस्ट्री हो गया। तो मतलब ये क्षेत्र हैं तो उन पर आधारित है, तो उसे हम क्या बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। होता है दूसरा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या था, फिर दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। क्या, विनिर्माण क्षेत्र। तो विनिर्माण क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राथमिक संसाधनों से जो यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र से जो सामान मिल रहा है उसका प्रसंस्करण करके और मशीनीकरण करने के बाद अगर उसको उपयोगी बनाया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। इसका मतलब क्या हो, जैसे गेहूं है, किसी किसान ने गेहूं लगाए, आपने उसको फैक्ट्री में ले आए, और फैक्ट्री में लेके आपने क्या किया, उसको गेहूं को साफ किया, साफ करने के बाद उसको पीस दिया, साफ किया और साफ करने के बाद पीस दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोले हम विनिर्माण क्षेत्र। मतलब गेहूं से हमने आटा बना दिया, गेहूं से हमने आटा बना दिया। जैसे और भी हो जाता है, मान लो खदान से कोई अयस्क ले आए, अयस्क से हमने क्या कर दिया, मेटल बना दिया और मेटल का यूज हो रहा है। तो मतलब अगर देखा जाए जो द्वितीयक क्षेत्र है, जो फैक्ट्री में जो काम हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, प्रसंस्करण हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र बोल देते हैं। फिर आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सर्विस सेक्टर बोल देते हैं। क्या, तृतीयक क्षेत्र या टर्सरी क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ये टर्सरी सेक्टर। तो तृतीयक क्षेत्र होता है, तो तृतीयक क्षेत्र में हम क्या करते हैं,
तृतीयक क्षेत्र में हम यहाँ पर देखते हैं, ये रखते हैं सेवा क्षेत्र। जो तृतीयक क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोल देते हैं, यानी सर्विस सेक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुएं हैं उसको हमने विनिर्माण तो कर दिया, ठीक है, फैक्ट्री में बन तो गई, लेकिन उसको कहीं सोर्स तक ले जाना तो पड़ेगा, सोर्स तक ले जाना तो पड़ेगा। जो दुकानदार हो गए, जो ड्राइवर हो गए या गाड़ी वाले हो गए, तो यहाँ सामान तो ले जाएंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। जैसे तुम गेहूं, किसान ने किसी फैक्ट्री में गेहूं डाल दिए, किसान ने क्या किया, गेहूं हो गए तो वो गया प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि उसने जमीन से जुड़ा हुआ काम किया, प्राथमिक क्षेत्र से काम किया है। वो फैक्ट्री में गए, जब फैक्ट्री में जाएंगे, जैसे गेहूं है, अगर हम गेहूं की बात करें, गेहूं यहाँ से कहाँ गया, पहले किसान से, पहले किसान के पास था, तो ये क्या था, प्राइमरी क्षेत्र। जब यहाँ से किसान के पास से जाएगा, कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, ठीक है। जब फैक्ट्री में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। लेकिन जब इसका आटा बना दिया, फिर इसको कहाँ ले जाएंगे, किसी होटल में ले जाएंगे, फिर इसकी चपाती या रोटी बनाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा होटल में, ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। मतलब जो हमें सेवाएं मिल रही हैं, ये क्या है, सेवा क्षेत्र। जो होटल वगैरह है ये हो गया सेवा क्षेत्र, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। और जो चतुर्थक क्षेत्र होता है, इसके अलावा जो होता है चतुर्थक क्षेत्र, आप इसको नोट कर लीजिए। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर आधारित होता है, जो बौद्धिक बुद्धिमत्ता के आधार पर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं चतुर्थक क्षेत्र। इसको आप लिख लिया होगा। इसके बाद देखते हैं हम जो चतुर्थक क्षेत्र है उसको अगर आप देखें तो फिर आता है चतुर्थक क्षेत्र। जो चतुर्थक क्षेत्र है यानी क्वार्टरनरी सेक्टर है, क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी पर आधारित होता है, मतलब बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। जो बुद्धिमत्ता है, जो बुद्धिमत्ता यानी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी पर आधारित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं चतुर्थक क्षेत्र, यानी चतुर्थक क्षेत्र बोल देते हैं। चतुर्थक क्षेत्र यानी क्वार्टरनरी एक्सेट्रा बोल देते हैं, चतुर्थक क्षेत्र बोल देते हैं। अब इसमें क्या आता है, जैसे डॉक्टर हो गया, या फिर इंजीनियर हो गया, या फिर कोई वकील हो गया, ठीक है, या फिर कोई साइंटिस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसे डॉक्टर, वकील, साइंटिस्ट ये हो गए, वकील तो शायद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या हो, बुद्धिमत्ता वाला क्षेत्र हो जाएगा, यानी चतुर्थक क्षेत्र हो जाएगा। फिर एक होता है पांचवा क्षेत्र। पांचवा क्षेत्र क्या हो जाएगा, जो पांचवा क्षेत्र यानी पंचम क्षेत्र, फिफ्थ सेक्टर है पंचम क्षेत्र। जो पंचम क्षेत्र होता है वो पंचम क्षेत्र कौन सा है, जिसकी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचम क्षेत्र कौन सा है, जिसकी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे नीति निर्माण में कौन सी, जैसे नीति निर्माण आधारित, नीति जिसकी नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कहीं का डीएम हो गया, कलेक्टर हो गया, या फिर कोई मंत्री हो गया, मोदी जी हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ये कहाँ आएंगे, पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो हमने इनके देखे अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला प्रकार क्या था, पहला प्रकार था यहाँ पर आर्थिक गतिविधि के आधार पर, दूसरा प्रकार था यहाँ पर संगठन के आधार पर, और तीसरा यहाँ पर प्रकार था, जो तीसरा प्रकार था मतलब ओनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर। हमने पहला प्रकार क्या देखा था, पहला प्रकार देखा था आर्थिक गतिविधियों के आधार पर, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर। दूसरा देखा था यहाँ पर हमने संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर। और तीसरा हम देखने वाले हैं क्या, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। तो हेडिंग डालिए संगठन के आधार पर। तो संगठन के आधार पर दो प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र होते हैं। संगठन के आधार पर इनके दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं। जैसे एक होता है संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र, मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र, और दूसरा कौन सा होता है, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र होता है। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र वो क्या होता है,
संगठित क्षेत्र जैसे कोई कंपनी हो गई, सरकार हो गई, मतलब ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसी कंपनी होती है जहाँ पर वहाँ के जो मजदूर हैं, जो वहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, अगर एम्प्लॉय का सामाजिक बीमा भी होगा, उनका बीमा भी होगा, ठीक है, बीमा के अलावा उनकी कोई सुरक्षा भी होगी, सुरक्षा भी होगी, और नौकरी की निरंतरता रहेगी कि उनको ऐसा नहीं कि चाहे आप निकाल दो, ऐसा भी नहीं होगा, मतलब नौकरी की सुरक्षा होगी, नियमित रोजगार होगा, नियमित नियमित रोजगार होगा, ठीक है। रोजगार, नियमित रोजगार होने के बाद तो उसमें यह भी रहेगा कि न्यूनतम वहाँ का वेतन भी होगा, कि यहाँ पर हर एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ सैलरी मिलनी चाहिए, मतलब इनका क्या है, न्यूनतम रोजगार भी रहेगा, न्यूनतम यहाँ पर वेतन भी रहेगा, मतलब ये बहुत सारी चीजें रहती हैं, किसमें रहती हैं, संगठित क्षेत्र में। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र कौन सा होता है, असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर, जो असंगठित क्षेत्र की बात करें तो असंगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर इन सबकी कोई की भी गारंटी नहीं होती है, कि वहां पर बीमा भी नहीं हो सकता है, या फिर कोई सुरक्षा भी नहीं होगी, नियमित रोजगार की भी कोई बात नहीं होगी, या फिर न्यूनतम वेतन मिल जाएगा ऐसा भी कोई बात नहीं होगी, काम रोज आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा है, यहाँ पर कहीं पे लग गए। जैसे यहाँ पर क्या अस्थिरता बहुत होती है, क्या अस्थिरता बहुत होती है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई नौकर काम कर रहा है, या फिर दिहाड़ी मजदूर हो गए, जो क्या है डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं और डेली काम करते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे असंगठित क्षेत्र के लोग हो जाएंगे, असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज, क्या ये हो जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा, क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये हो जाएगा। फिर होता है स्वामित्व के आधार पर, जो तीसरा हमने प्रकार देखा स्वामित्व के आधार पर। सो स्वामित्व के आधार में दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है क्या प्राइवेट, एक होता है पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक मतलब सार्वजनिक और निजी। स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कौन कौन से प्रकार के हैं स्वामित्व के आधार पर, होता है प्राइवेट, ठीक है, और दूसरा होता है निजी, होता है पब्लिक होता है, ठीक है। जो प्राइवेट और पब्लिक होता है, जो प्राइवेट और पब्लिक ये क्या है स्वामित्व के आधार पर, जैसे यहां पर निजी 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 फर्म या कंपनी, यहां पर सार्वजनिक यानी सार्वजनिक। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्राइवेट और पब्लिक। जो प्राइवेट और पब्लिक की बात होती है तो यहां पर कल्याण की भावना रहती है। यहां पर अगर देखा जाए जो पब्लिक होता है वहां पर कल्याण की भावना रहेगी कि सबका कल्याण हो, और यहां पर ये तय रहता है, यहां पर सुरक्षा की भावना भी रहती है। सुरक्षा की भावना अगर कैसे हो गई, जैसे अगर मंदी आ गई तो यहां से कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे, अगर मंदी आ गई तो भी कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे, कर्मचारी को नहीं निकालेंगे, कहाँ पर मंदी में। अगर मंदी आ गई तो मंदी में कर्मचारियों को नहीं निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक यह है कि सार्वजनिक में थोड़ी भ्रष्टाचार की भावना भी हो जाती है, जैसे भ्रष्टाचार, करप्शन, और यहाँ पर गवर्नेंस ज़्यादा हो जाता है। क्या भ्रष्टाचार, यहाँ पर भ्रष्टाचार थोड़ा हो सकता है, भ्रष्टाचार, यहाँ पर प्रशासन की भूमिका ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पर भ्रष्टाचार और प्रशासन की भूमिका ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या है, पब्लिक है, सार्वजनिक है। और यहाँ पर एक चीज़ और रहती है, यहाँ पर असमानता, असमानता कम होती है, असमानता यहाँ पर मिनिमम होती है। तो मतलब क्या है, सार्वजनिक है। फिर जो निजी क्षेत्र होता है, निजी क्षेत्र क्या है, जो निजी क्षेत्र होता है वहाँ पर कल्याण की भावना ना होकर प्रॉफिट की भावना होती है। वहाँ पर कल्याण की भावना ना होकर यहाँ पर प्रॉफिट की बात होगी कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट की भावना रहती है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है। फिर यहाँ पर जो दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार में यहाँ पर जैसे जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, अभी कोरोना का लॉकडाउन चला था तो उसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसे कर्ज में डूब गई थी, तो निकाल दिया कि चल निकल। तो मतलब इसमें क्या हुआ कि लोगों को निकाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट लोग क्या करते हैं, मुनाफे पर आधारित काम करते हैं। जैसे अगर मान लो काम नहीं है तो क्या करेंगे, उन लोग को जो लोग हैं उनको निकाल देंगे। तो यहाँ पर नौकरी जाने का डर बना रहता है, यहाँ पर डर रहता है नौकरी जाने का। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात होती है कि भ्रष्टाचार बहुत कम होता है,
प्रशासन बहुत कम होता है और भ्रष्टाचार बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर। और यहाँ पर असमानता की भावना हो जाती है, यहाँ पर असमानता मैक्सिमम स्तर पर होता है। इसका मतलब क्या है, जो जितना काम करेगा उसको उतनी सैलरी मिलेगी, जो जितना काम करेगा उसको उतनी सैलरी मिलेगी, मतलब इस पर आधारित होता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन बेकार है। मुझे तो नहीं लगता प्राइवेटाइजेशन बेकार है, क्योंकि इस बहाने सुविधा मिल जाती है। आप देख रहे होंगे जैसे बीएसएनएल, जो बीएसएनएल वगैरह की जो कंपनियां थी, जैसे मान लो आप बीएसएनएल के ऑफिस में गए, मुझे पता है जब मैं किसी बीएसएनएल के ऑफिस गया था, वहाँ पर पता चला है कि अगर मान लो उस समय कोई दिक्कत आ गई है तो कंपनी का, तो वहाँ पे कंपनी ने बोला कि आप एक काम करिए, कल आइए, परसों आइए, या एक हफ्ता बाद आइए, या फिर सुनेंगे नहीं। मतलब इतनी सारी परेशानी थी। लेकिन जैसे ही एयरटेल आईडिया आई, जब प्राइवेट लोग आए तो क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। फिर जो प्राइस थोड़ी कम हुए, तो प्राइवेट लोग जैसे ही आते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ जाता है तो क्या है, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, वो क्वालिटी सही हो जाती है, तो हम लोग को फायदा मिल जाता है। अच्छी बात है, हम लोग को फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यही है कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इससे लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं। तो हमने ये देखा अर्थव्यवस्था के, हमने क्षेत्रक देखे, इसके प्रकार देखे। हम देख रहे हैं टाइप ऑफ जॉब। जॉब के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी जॉब होती हैं, हम उनको देखते हैं। जैसे जॉब के प्रकार, तो जॉब के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे पहला प्रकार क्या है, गोल्ड कॉलर जॉब। पहला प्रकार क्या है, गोल्ड कॉलर जॉब। गोल्ड कॉलर जॉब क्या होती है, हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं, इसमें हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं। कौन से, हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं। हाईली स्किल्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, या फिर इंजीनियर हो गया, या फिर वकील हो गया। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, या फिर कोई साइंटिस्ट हो गया। ठीक है, साइंटिस्ट के अलावा, तो ये क्या हो गया, हाईली स्किल्ड जॉब है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तो ये क्या है, हाईली स्किल्ड जॉब, हाईली स्किल्ड पर्सन है, उनको हम क्या बोलेंगे, गोल्ड कॉलर जॉब। इनको हम क्या बोलेंगे, गोल्ड कॉलर जॉब। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब, तो ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है, ब्लू कॉलर जॉब ये होती है, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो स्किल लोग भी होंगे, कुछ अनस्किल लोग भी होंगे, कुछ स्किल लोग भी होंगे, कुछ अनस्किल लोग होंगे। जैसे कुछ मजदूर होते हैं, वहाँ के जो लेबर होते हैं, कुछ स्किल लेबर भी होती है, कुछ अनस्किल लेबर होते हैं। जैसे ठेकेदार भी हो गया, या फिर जो दिहाड़ी मजदूर है वो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, स्किल एंड अनस्किल लेबर। यहाँ पर स्किल एंड अनस्किल लेबर। ठीक है, स्किल और अनस्किल लेबर। फिर यहाँ पर तीसरा होता है ग्रे कॉलर जॉब। ग्रे कॉलर जॉब, ग्रे कॉलर जॉब क्या होती है, ग्रे कॉलर जॉब वो वाली जॉब होती है जहां पर रिटायरमेंट के बाद भी लोग काम करते हैं। ग्रे कॉलर जॉब क्या होती है, ग्रे कॉलर जॉब वो होती है जैसे रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा वकील है, उम्र हो गई है, बड़े बड़े हो गए, लेकिन उनको रखा जाता है क्योंकि उनसे कुछ सलाह मिल जाती है। तो जैसे कोई डॉक्टर हो गया, रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं, दवाई लेके जा रहे हैं कि हाँ लो ये लो ले लो, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ग्रे कॉलर जॉब। क्या हो जाएगा, ये ग्रे कॉलर जॉब हो जाएगा। फिर एक होता है पिंक कॉलर जॉब। पिंक, लड़कियों का फेवरेट पिंक, पिंक कॉलर जॉब। तो पिंक कॉलर जॉब ये होती है जहां पर बहुत ही कम सैलरी मिलती है। मतलब जैसे कोई लाइब्रेरियन हो गया, जहां पर कम सैलरी मिलती है, कम वेतन आधारित। यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर कम वेतन पर भी काम कर रहे हैं। जो पिंक कलर जॉब होती है, यहाँ पर कम वेतन पर काम करते हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्टर हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे कम वेतन पर काम करते हैं, जैसे लाइब्रेरियन हो गया। जैसे कोई लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, लाइब्रेरियन हो गया, उनके वेतन बहुत कम रहती है। जैसे कोई रिसेप्शन में बैठा हुआ है, रिसेप्शनिस्ट, तो मतलब इन लोग की जॉब बहुत कम, यहाँ पर वेतन बहुत कम रहती है। फिर हमने देखा गोल्ड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, ग्रे कॉलर जॉब, पिंक कॉलर जॉब। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन कॉलर जॉब। इनके अलावा इनका अगला प्रकार क्या है, ग्रीन कॉलर जॉब। अब ग्रीन कॉलर जॉब क्या होती है, जो एनवायरमेंटल पर आधारित होती है।
जैसे कुछ लोग होते हैं जो मतलब इन्वायरमेंट की बहुत पैरवी करते हैं। जैसे यहाँ पर 5वां क्षेत्र, यहाँ पर 5वीं जॉब है ग्रीन कॉलर जॉब। ग्रीन कॉलर जॉब, ग्रीन कॉलर जॉब ये होती है जहाँ पर पर्यावरण पर आधारित, यानी पर्यावरण पर आधारित, जैसे का परामर्श शास्त्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर जॉब हो जाएगा। ग्रीन कलर जॉब के अलावा फिर क्या होता है, ब्लैक कलर जॉब। ब्लैक कलर जॉब क्या होती है, जो ब्लैक कलर जॉब ये होती है, जैसे मान लो कोई खनन क्षेत्र में काम कर रहा है, खनन क्षेत्र का मजदूर है, जैसे ब्लैक कलर जॉब, ब्लैक कॉलर जॉब। ब्लैक कॉलर जॉब वो होती है जहां पर खनन क्षेत्र के जो मजदूर हैं, खनन क्षेत्र के जो मजदूर है, खनन क्षेत्र के मजदूर है, जो खनन क्षेत्र के मजदूर है उनका हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम ब्लैक कॉलर जॉब। फिर यहाँ पर आता है ओपन कॉलर जॉब। ओपन कॉलर जॉब क्या होती है, जो घर से बैठकर, फिर यहाँ पर आता है ओपन कॉलर जॉब। ओपन कॉलर जॉब क्या होती है, ओपन कॉलर जॉब वो होती है जो घर से बैठकर इंटरनेट के द्वारा अपना काम करते हैं, जो घर से बैठकर इंटरनेट के द्वारा अपना काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन कॉलर जॉब, यानी घर पर बैठकर इंटरनेट के द्वारा अपना काम करते हैं। फिर यहाँ पर आता है वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब यहाँ पर क्या होता है साथ में, और फिर तो वाइट कॉलर जॉब। तो वाइट कॉलर जॉब क्या होती है, वाइट कॉलर जॉब वो होती है जो किसी, जैसे मैनेजमेंट का काम करते हैं, या फिर मैनेजमेंट हो गया, या फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जैसे ऑफिस के एम्प्लॉय हो गए, तो वो लोग हो गए हैं, तो या फिर जो प्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जैसे कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, वाइट कॉलर जॉब। फिर यहाँ पर एक आती है यहाँ पर नो कॉलर। वाइट कॉलर के बाद फिर आता है नो कॉलर। नो कॉलर में, जैसे नो कॉलर में कौन लोग आते हैं, नो कॉलर जिसकी कोई कॉलर ही नहीं है, जैसे कोई आर्टिस्ट हो गया, नो कॉलर जॉब। नो कॉलर जॉब में कौन कौन सा आ जाएंगे, जैसे आर्टिस्ट हो गया, इनकी कोई कॉलर ही नहीं है, जैसे बस अपनी रुचि से काम कर रहे हैं, पैसे से मतलब नहीं है, बस कमाई हो रही तो हो रही है। जैसे कोई आर्टिस्ट हो गया, आर्टिस्ट हो गया, या फिर कोई एक्टर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, एक्टर हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लो कॉलर जॉब, नो कॉलर जॉब। फिर एक और जॉब होती है, इसे हम बोलते हैं ऑरेंज कॉलर जॉब। एक कौन सी जॉब होती है, ऑरेंज कॉलर जॉब, ऑरेंज कॉलर जॉब। ऑरेंज कॉलर जॉब क्या होती है, जैसे मान लो कोई मजदूर, जैसे किसी जेल में गए, तो वहाँ के जेल के जो कैदी हैं, पड़े पड़े खा रहे हैं, उनसे भी काम करवा लो। तो मतलब जो कैदी हैं, कैदी से भी काम करवा रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज कॉलर जॉब, मतलब कैदियों से काम निकलवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या क्या देखा, जैसे जॉब के प्रकार, जॉब के प्रकार में कौन कौन से हैं, जैसे गोल्ड कॉलर जॉब, ये हाईली स्किल जॉब होती है, मतलब यहाँ पर स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। फिर दूसरा होता है ब्लू कॉलर जॉब, यानी स्किल यहाँ पर जॉब होती है, स्किल हो या अनस्किल हो, तो ये हो जाएगी ब्लू कॉलर जॉब। फिर होता है ग्रे कॉलर जॉब। ग्रे कॉलर जॉब जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं। फिर होता है पिंक कॉलर जॉब, यानी कम वेतन पर भी काम कर देते हैं। फिर होता है ग्रीन कॉलर जॉब, यानी पर्यावरण से जुड़े जो काम करते हैं वो हो जाएंगे ग्रीन कॉलर जॉब में। और ब्लैक कॉलर जॉब में क्या होते हैं, जो खनन के क्षेत्र में काम करते हैं, वहाँ के जो मजदूर हैं खनन क्षेत्र में, उनको बोल देंगे हम क्या, यहाँ पर ब्लैक कॉलर जॉब। ओपन कॉलर जॉब जो घर से इंटरनेट के द्वारा अपना कमाई करते हैं, अपना काम करते हैं, उसे हम क्या बोल जाएंगे, ओपन कॉलर जॉब। तो होता है वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब क्या होता है, जो प्रोफेशनल वर्कर हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं, इसके लोग हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, वाइट कॉलर जॉब। फिर नो कॉलर क्या होती है, जैसे कोई एक्टर हो गया और कोई आर्टिस्ट हो गया, एक्टर हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नो कॉलर जॉब। और ऑरेंज कॉलर जॉब क्या है, जो कैदियों से भी काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अर्थव्यवस्था की बहुत सारे बेसिक शब्दावली हैं, इनको हमने देखा। तो अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे बाटा सिस्टम, मुद्रा यानी मनी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ और इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसको जो लिखवा रहा हूँ उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि जो आ रहा है इसी में से एग्जाम में आ जाएगा। और मैं दावा करता हूँ कि मेरी नोट्स के अलावा आपको कुछ भी जरूरत पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।